हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए करुण नागपाल स्वागत करता हूं आपका मेरी वीडियोस में। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पहले हमने बात करी कंपनीज़ के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के बारे में। तो हमने पुरानी वीडियोस में कंपनीज़ के बारे में सीआईआरपी प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस, फास्ट ट्रैक वगैरह पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल और फर्म की इंसॉल्वेंसी। हालांकि ये अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ही ये नोटिफाई हो जाएगा बिकॉज आईबीबीआई ने फ्रेमवर्क रेडी कर रखा है इसका। सो जैसे ही हमारे देश की सिचुएशन ठीक होती है, हम कोविड से बाहर निकलते हैं, तो सरकार का पूरा प्लान है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी भी इम्प्लीमेंट करने का। तो हमने बात करी थी अपनी पुरानी वीडियो में इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, जिसमें कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए वो एप्लीकेशन लगा सकता है। फ्रेश स्टार्ट में हालांकि थ्रेशोल्ड बहुत कम है, 35,000 रुपये तक का ही लोन वेव ऑफ कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है, तो बहुत ही कम रखा गया। उसमें एसेट्स भी 20,000 तक के और इनकम भी 60,000 पर एनम। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल डेटर खुद भी लगा सकता है अपने लिए, या फिर कोई क्रेडिटर पेमेंट अगर नहीं की मिली उसको, तो वो डीआरटी में, यहाँ पे डीआरटी होता है, डीआरटी में अप्रोच करेगा और डीआरटी में एप्लीकेशन लगा सकता है किसी भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सो इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, और इन केस अगर इंसॉल्वेंसी नहीं होगी तो हम बात करेंगे बैंक्रप्सी के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 जो है आईबीसी का, वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इंडिविजुअल और फर्म के लिए। और पार्ट 3 का चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस कवर करता है, पार्ट 2 फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कवर करता है, जो कि हमने बात करी थी हमारी लास्ट वीडियो में। और चैप्टर 3 बात करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म। सेक्शन 94 से स्टार्ट होता है। सेक्शन 94 में डेटर जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है अगर उसने डिफॉल्ट किया है, खुद भी लगा सकता है या आरपी को भी अपॉइंट कर सकता है एप्लीकेशन लगाने के लिए, और एप्लीकेशन लगेगी डीआरटी के पास। यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी है। अगर डेटर है फर्म का पार्टनर, तो वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता अनलेस सारे पार्टनर एग्री करें, उनको मेजॉरिटी मिले और फर्म के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हो। जो एप्लीकेशन है जो लगेगी वो एक्सक्लूडेड डेट के लिए नहीं लगेगी। हमने एक्सक्लूडेड डेट के लिए बारे में बात करी थी। तो एक्सक्लूडेड डेट हमारे थे जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, स्टूडेंट लोन हो गया, या फिर आपने कोई पेनल्टी या कोर्ट का फाइन है, तो वो एक्सक्लूडेड डेट है, उनके लिए एप्लीकेशन नहीं लग सकती। और एप्लीकेशन जो है डेटर नहीं लगा सकता, कब नहीं लगा सकता? जब वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट है, ऑलरेडी बैंकरप्सी एप्लीकेशन फाइल हुई है, पेंडिंग है, तो वो नहीं लगा सकता। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है, तो इस सेक्शन में नहीं फाइल कर सकता वो इंसॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पहले ही चल रही है या बैंकरप्सी प्रोसेस पहले ही चल रही है, तो वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। और अगर पहले कभी आपने इंसॉल्वेंसी अपनी रिजॉल्व करवाई है, तो 12 मंथ का यहाँ पे कूलिंग पीरियड है। पुरानी सबमिशन के बाद, ऑर्डर आने के बाद 12 मंथ का टाइम है, उसके बाद ही दोबारा एप्लीकेशन लगाई जाएगी। एप्लीकेशन कैसे लगाई जाएगी और किस फॉर्मेट में लगाई जाएगी, ये रेगुलेशन में डिफाइन किया जाएगा। कितनी फीस लगेगी एप्लीकेशन की, ये सब रेगुलेशन में डिफाइन किया जाएगा। अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो अभी इसकी रेगुलेशन भी हमारे पास नहीं है। सेक्शन 95 बात करता है क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा सकता है। क्रेडिटर डेटर के अगेंस्ट अगर क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया जाता, तो क्रेडिटर भी लगा सकता है। सिमिलरली क्रेडिटर भी खुद भी लगा सकता है, जैसे डेटर ने लगाई थी, या फिर आरपी को भी अप्रोच कर सकता है, आरपी लगाए क्रेडिटर के बिहाफ पे। अगेन एप्लीकेशन लगेगी डीआरटी के पास। और क्रेडिटर जो है वो पार्टनरशिप डेट की एप्लीकेशन, वो पार्टनर, एक पार्टनर या किसी भी पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर या फर्म के अगेंस्ट लगा सकता है। सबसेक्शन 3 में बात की गई, अगर एप्लीकेशन लगी हुई है किसी एक पार्टनर के, ऑलरेडी लगी हुई है, और दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाई जाती है,
तो जो दूसरे पार्टनर की, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, पार्टनर ए और पार्टनर बी। जो पार्टनर ए है वो चंडीगढ़ में है और पार्टनर बी जो है हमारा दिल्ली में है, और ए की एप्लीकेशन चंडीगढ़ में ऑलरेडी चल रही है डीआरटी के पास, तो बी की जो एप्लीकेशन है वो अलग से दिल्ली में नहीं चलेगी, वो पास ऑन हो जाएगी ए के डीआरटी के पास। तो एक ही जगह, कहने का मतलब है एक ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सारे पार्टनर की एप्लीकेशन चलेगी। अगर वो एक ही फर्म के पार्टनर है तो सारे पार्टनर्स की एप्लीकेशन मूव हो जाएगी ओरिजिनली जहां पे लगी हुई है, जो डीआरटी देख रहा है उसके पास। एप्लीकेशन जो लगाई जाएगी सबसेक्शन 1 में, उसमें कुछ डिटेल फर्निश की जाएगी अलोंग विद एप्लीकेशन। वो क्या होंगी? डिटेल्स ऑफ डेट ओन्ड। जो डेट जो है उसकी डिटेल्स बताएगा क्रेडिटर की, इतना पैसा मेरा आउटस्टैंडिंग है और ये नहीं दिया डेटर ने। उसके बाद वो बताएगा कि मैंने डिमांड नोटिस सर्व किया था, और डिमांड नोटिस सर्व होने के बाद भी 14 डेज का टाइम है। यहाँ फ्रेंड्स 10 दिन का नहीं है, 10 दिन का था सेक्शन 8 में, यहाँ पे 14 डेज का टाइम है। डिमांड नोटिस का रिप्लाई नहीं करता और कोई उसके पास नॉन पेमेंट का प्रूफ है, डिफॉल्ट का प्रूफ है, तो वो एप्लीकेशन के साथ लगाएगा, और एक कॉपी जो है वो डेटर को भी देगा। क्रेडिटर फाइल करेगा, एप्लीकेशन की कॉपी एक डेटर को भी देगा, क्रेडिटर देगा डेटर को एप्लीकेशन की कॉपी। और एप्लीकेशन जो है वो कैसे फॉर्म की जाएगी, अगेन फीस कितनी होगी ये अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया, रेगुलेशन बनेगी तो पता चलेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 96 में। यहाँ पे हमारा जो मोरेटोरियम है वो दो पार्ट्स में बांटा गया। जैसे कि अनलाइक सीआईआरपी प्रोसेस, तो एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद ही मोरेटोरियम स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल होने के बाद, चाहे वो एक्सेप्ट हुई हो या ना हुई हो, एप्लीकेशन फाइल होते ही मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है। उसको हम कहेंगे इंटरिम मोरेटोरियम। तो इंटरिम मोरेटोरियम तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होती। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर आगे मोरेटोरियम कंटिन्यू हो जाएगा और वो नॉर्मल मोरेटोरियम होगा। तो दो पार्ट में इसको, इंटरिम मोरेटोरियम एडमिशन या रिजेक्शन के ऑर्डर तक, और उसके बाद फिर मोरेटोरियम। सो एप्लीकेशन जो फाइल की जाएगी, इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लगाते ही इंटरिम मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा, और डेट जो है वो रिकवरी नहीं कर सकते, अपने क्रेडिटर अपने डेट की रिकवरी नहीं कर सकते जब एप्लीकेशन हमारी लग गई, अभी एडमिट नहीं हुई फिर भी इंटरिम मोरेटोरियम रहेगा। और मोरेटोरियम में पेंडिंग लीगल सूट एक्शन और क्रेडिटर इनिशिएट नहीं कर सकता कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स। और एप्लीकेशन अगर फर्म के लिए हुई है तो मोरेटोरियम जो है सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द ट्रांजैक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि, जैसे कि सीआईआरपी में भी बताया कि मोरेटोरियम किस चीज पे नहीं होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई कि इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर वो डिफाइन करेंगे कि इन आइटम्स पे, इन ट्रांजैक्शन पे मोरेटोरियम नहीं लगेगा। सेक्शन 97 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी। अब एप्लीकेशन लग गई तो एप्लीकेशन में दो सिनेरियो हो सकते हैं कि डेटर या क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई, आरपी के थ्रू लगाई, तो आरपी का नाम ऑलरेडी होगा। और अगर एप्लीकेशन में आरपी का नाम नहीं दिया तो फिर यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि डीआरटी है, डीआरटी को अपॉइंट करना पड़ेगा आरपी। तो आइए बात करते हैं। अगर एप्लीकेशन लगाई 94 या 95 में क्रेडिटर या डेटर ने, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने का नाम प्रपोज किया, यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ही एप्लीकेशन लगाई, तो जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो बोर्ड को 7 दिन के अंदर अंदर लिखेगी कि चेक करो कि इस आरपी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। और बोर्ड जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्शन मिलने के बाद कंफर्म करेगा कि आरपी के अगेंस्ट कोई नहीं है, या वो रिजेक्ट करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी की उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। और दूसरा सिनेरियो, अगर एप्लीकेशन लगाई और उसमें डेटर और क्रेडिटर ने खुद ही लगाई, फाइल करी खुद ही, तो उस केस में आरपी होगा ही नहीं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर बोर्ड को लिखेगी 7 दिन के अंदर अंदर कि हमें आरपी की जरूरत है यहाँ पे, इस प्रोसेस को गवर्न करने के लिए आरपी का अपॉइंटमेंट करो। और बोर्ड जो है एक नॉमिनेट करेगा 10 दिन के अंदर अंदर, एप्लीकेशन आने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर बोर्ड जो है आरपी को अपॉइंट करेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे प्रैक्टिकली, क्योंकि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी स्टार्ट ही नहीं हुआ, लेकिन सीआईआरपी प्रोसेस में आरपी की जो लिस्ट है वो पहले ही ले लेती है
एनसीएलटी। तो एनसीएलटी के पास बोर्ड एक लिस्ट भेज देता है, जो विलिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी कंसेंट दे देते हैं, और जो एनसीएलटी है सीधा अपॉइंट करता जाता है। प्रैक्टिकली एनसीएलटी लिखता नहीं बोर्ड को कि बोर्ड 7 दिन के अंदर अंदर, अगर ऐसा हो तो 15-20 दिन वैसे ही वेस्ट हो जाए, इसलिए एनसीएलटी पहले ही लिस्ट मंगा के रख लेता है और उस लिस्ट में से चूज करके किसी आरपी का अपॉइंटमेंट कर देता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। डीआईटी जो है एक ऑर्डर की कॉपी आरपी को भी पास ऑन कर देगा जो कि बोर्ड ने नॉमिनेट किया है, और आरपी को एक कॉपी मिल जाएगी। उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। सेक्शन 98 में हो सकता है रिप्लेसमेंट, आरपी का रिप्लेसमेंट। कोई भी अगर डेटर या क्रेडिटर कोई भी डिससेटिस्फाइड है आरपी से, आरपी के किसी ओपिनियन से डिससेटिस्फाइड है, तो वो रिप्लेसमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं डीआरटी के पास। वो कह सकते हैं कि इस आरपी को हटाओ, दूसरा आरपी चाहिए हमें। 7 दिन के अंदर अंदर जो डीआरटी होगा एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद एक्शन लेगा आरपी के अगेंस्ट, और जो बोर्ड है वो नया आरपी 10 डेज के अंदर अंदर रेफर कर देगा जिसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है डेटर और क्रेडिटर नए आरपी का नाम खुद प्रपोज करें कि जो करंट एग्जिस्टिंग आरपी है उसको हटा के ये वाला आरपी अपॉइंट कर दो, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो भी रेफरेंस बोर्ड के पास भेजेगी और बोर्ड की अप्रूवल आने के बाद ही रिप्लेसमेंट होगा। अब क्रेडिटर जो है वो फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन डीआरटी के पास रिप्लेसमेंट की, जब उन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया कि इस आरपी को हटाना है नए आरपी से। सो एप्लीकेशन जब पहुंच जाएगी डीआरटी के पास, डीआरटी कर लेगा एडमिट एप्लीकेशन और डायरेक्ट करेगा बोर्ड को कि कंफर्म करो नए आरपी का अपॉइंटमेंट, अगर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है। तो बोर्ड के पास फिर लेटर आएगा, बोर्ड जो है उसको कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करेगा तो पुराना वाला चलता रहेगा जब तक नया आरपी नहीं आता। अब बोर्ड ने कम्युनिकेट कर दिया, बोर्ड के कम्युनिकेशन के बाद डीआरटी डिसाइड करेगा न्यू आरपी के अपॉइंटमेंट का, और जो डीआरटी होगा डायरेक्शन देगा पुराने आरपी को कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो भी अभी तक तुमने बनाया रिकॉर्ड वो पास ऑन करो टू दी न्यू आरपी, और नए आरपी के साथ कोऑपरेट करो अगर उसको किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। सेक्शन 99 में आरपी जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा। रिपोर्ट सबमिट करेगा एग्जामिनेशन के बाद, आरपी पूरी स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट करेगा 10 दिन के अंदर अंदर। रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगा, उसमें बताएगा कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एक 10 दिन की प्रिलिमिनरी स्टडी के बाद आरपी रेकमेंड करेगा यहाँ पे डीआरटी को कि ये एप्लीकेशन एडमिट की जाए या रिजेक्ट की जाए। जहां एप्लीकेशन फाइल हुई सेक्शन 95 में, आरपी जो है डेटर से, डेटर के पास जाएगा, एडिशनल डिटेल मांगेगा कि प्रूफ बताओ पेमेंट कर दी है आपने, क्योंकि क्रेडिटर डिमांड कर रहा है। अगर क्रेडिटर जो डिमांड कर रहा है और डेटर ने प्रूफ प्रोवाइड कर दिया कोई प्रूफ रीपेमेंट का, तो वो डिमांड क्रेडिटर की एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो किस तरीके से डेटर प्रोवाइड कर सकता है? एविडेंस ऑफ कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर अगर उसने करा है तो, कोई चेक दिया है तो उसका, और एक्नॉलेजमेंट अगर उसके पास है कोई क्रेडिटर से पुराने डेट का, तो वो भी दे सकता है आरपी को। सबसेक्शन 3 में डेट फॉर विच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय क्रेडिटर इज रजिस्टर्ड विद द आईयू। सो आईयू है तो उस केस में डिस्प्यूट नहीं करा जा सकता वैलिडिटी ऑफ सच डेट। अगर क्रेडिटर ने, जैसे कि क्रेडिटर अगर बैंक है और बैंक ने आईयू के पास रिकॉर्ड सबमिट किया हुआ है, तो उसकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो मान लिया जाएगा। इवन डेटर कोई एविडेंस दिखाता है तो आईयू के पास जो रिकॉर्ड होंगे वो ही माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन, आरपी जो है फर्दर इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है जो उसको ठीक लगती है, डेटर से भी मांग सकता है, क्रेडिटर से भी मांग सकता है, और किसी और रिलेटेड पर्सन से भी मांग सकता है जो आरपी को लगता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन होगी। द पर्सन फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज सॉट, जिससे इंफॉर्मेशन मांगी गई उसको 7 दिन के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। आरपी शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड एसर्टेन, जो आरपी होगा वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन और आइडेंटिफाई करेगा कि एप्लीकेशन जो है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं रिक्वायरमेंट जो कि सेक्शन 94 और 95 की है, जहां डेटर और क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी।
और एप्लीकेंट ने जो है सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की या नहीं आरपी को, और एग्जामिन करने के बाद, एप्लीकेशन एग्जामिन करने के बाद आरपी जो है रेकमेंड करेगा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस एप्लीकेशन। किसको करेगा? डीआरटी को। एक रिपोर्ट फाइल करेगा, रिपोर्ट में लिखेगा कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। उसके ही बेसिस पर डीआरटी जो है आइदर एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा। आरपी को अगर ऐसा लगता है कि डेटर जो है वो एलिजिबल है फ्रेश स्टार्ट के लिए, चैप्टर 2 में जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन आ गई है और फिर भी आरपी को लगता है कि उसको फ्रेश स्टार्ट देनी चाहिए, चैप्टर 2 में ट्रांसफर करना चाहिए, तो आरपी वो भी रेकमेंड करेगा। आरपी रिपोर्ट सबमिट करेगा एप्लीकेशन की जो सेक्शन 94 की है वो एप्लीकेशन सेक्शन 81 की बना दी जाए, तो इसमें फ्रेश स्टार्ट की मान के उसको फ्रेश स्टार्ट कंसीडर कर लिया जाए। आरपी जो है शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिकमेंडिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ऐसा नहीं कि आरपी को अच्छा लग रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं लग रहा तो रिजेक्ट कर देगा। उसके पास रीजन होने चाहिए दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन हिज रिपोर्ट। जो रिपोर्ट सबमिट करेगा डीआरटी को, उसमें वो लिख के देगा कि इस वजह से मैं इस एप्लीकेशन को रेकमेंड कर रहा हूं कि ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। आरपी जो है कॉपी देगा, किसको देगा? डेटर और क्रेडिटर को देगा। एक कॉपी देगा जो उसने रिपोर्ट सबमिट करी डीआरटी के पास। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 100 में एडमिशन और रिजेक्शन। सो डीआरटी क्या करेगा? 14 दिन का टाइम मिलेगा, जहां पे एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, रिपोर्ट सबमिट हुई थी, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद 14 दिन का टाइम मिलेगा पास करने के लिए ऑर्डर, या एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। और डीआरटी अगर एडमिट करता है एप्लीकेशन, आरपी ने जो रिकमेंडेशन दिया कि सर एडमिट कर लो, और आरपी के रिकमेंडेशन के बाद डीआरटी अगर एडमिट करता है तो वो फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशन बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर एक रीपेमेंट प्लान के लिए उनको इंस्ट्रक्शन देगा कि बॉस, डेटर और क्रेडिटर आप बैठ के आपस में सेटलमेंट कर लो। डीआरटी शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ ऑर्डर। डीआरटी जो है अपने ऑर्डर की कॉपी along with the report of आरपी, वो कॉपी देगा क्रेडिटर को 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी देगा अपने ऑर्डर की। एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्ट कब होगी? जब आरपी जो है रेकमेंड करेगा सर ये एप्लीकेशन जो है क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए डेटर ने फाइल करी है, तो उस केस में जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है डीआरटी है, वो क्रेडिटर को ऑर्डर पास करेगी कि क्रेडिटर जो है अब एंटाइटल है बैंक्रप्सी एप्लीकेशन, जो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बैंक्रप्सी एप्लीकेशन, वो फाइल कर सकते हैं। बैंक्रप्सी में एसेट बेच के रिकवर किया जाएगा। तो अगर क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए डेटर ने एप्लीकेशन लगाई है तो बैंक्रप्सी का ऑर्डर आ जाएगा और डीआरटी परमिट कर देगी कि क्रेडिटर्स को कि आप बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन लगा दो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 101 मोरेटोरियम। एप्लीकेशन जब एडमिट हो गई है, एडमिट होने के बाद मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। मोरेटोरियम के की वजह से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और वो एंड होगा 180 डेज। फ्रेंड्स यहाँ पे 180 डेज दिए गए। 180 डेज के ऑर्डर एक्सेप्ट होने से लेके 180 दिन तक मोरेटोरियम रहेगा। और मोरेटोरियम के पीरियड में कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा डेटर के अगेंस्ट, और डेटर कोई अपना एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता किसी भी तरीके से, या किसी को बेनिफिशियल इंटरेस्ट अगर किसी को राइट ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर एडमिशन की एप्लीकेशन लग जाती है फर्म के केस में तो वो सारे के सारे पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा मोरेटोरियम। अगर फर्म है तो सारे के सारे पार्टनर्स कोई भी अपना एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कि सभी सेक्शन में डाला गया हुआ है, कौन से प्रोविजंस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा मोरेटोरियम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। जब रेगुलेशन बनेंगी तो उसमें बताया जाएगा। सेक्शन 102 में बात करते हैं पब्लिक नोटिस और क्रेडिटर्स के क्लेम इकट्ठे करने की। सो डीआरटी जो है वो एक इशू करेगी पब्लिक नोटिस 7 दिन के अंदर अंदर, ऑर्डर पास करने के 7 दिन के अंदर अंदर एक ऑर्डर इशू करेगी इनवाइटिंग द क्लेम्स ऑफ ऑल द क्रेडिटर। 21 दिन का टाइम मिलेगा और जो पब्लिक इशू करेगी उसमें, उसके बाद 21 दिन का टाइम मिलेगा क्रेडिटर्स को ताकि वो अपने सारे क्लेम सबमिट कर दें।
और जो ऑर्डर इशू होगा, नोटिस इशू होगा, उसमें आएगा डिटेल्स ऑफ ऑर्डर कि ऑर्डर में एप्लीकेशन एडमिट हो गई है, आरपी ये पर्टिकुलर पर्सन आरपी अपॉइंट किया गया है, इसके पास जाके रजिस्टर करो अपने क्लेम्स। लास्ट डेट बताई जाएगी कि ये लास्ट डेट है, इस डेट तक आप अपने क्लेम सबमिट करो। और नोटिस पब्लिश किया जाएगा एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज में, जहां पे डेटर रहता है। मतलब अगर डेटर दिल्ली में रहता है तो वेस्ट दिल्ली में रहता है तो वेस्ट दिल्ली के एरिया में कोई लोकल न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दिया जाएगा। और प्रीमाइसेस ऑफ डीआरटी, और डीआरटी के प्रीमाइसेस पर भी एक लिस्ट लगाई जाएगी कि ये इनके अगेंस्ट जो है पब्लिक नोटिस इशू हो चुका है, आप अपने क्लेम सबमिट कर सकते हैं। और वेबसाइट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यहां पे हमने डेटर की वेबसाइट क्यों नहीं कहा, क्योंकि डेटर इंडिविजुअल है, उसके बाद वेबसाइट जरूरी नहीं है हो, तो इसीलिए डीआरटी की वेबसाइट पर भी वो नोटिस प्लेस्ड होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 103, रजिस्टरिंग ऑफ क्लेम्स बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स जो है वो अपने क्लेम्स रजिस्टर करेंगे, आरपी के पास पहुंचेंगे अपने क्लेम्स लेके, इधर वो मेल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कुरियर भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड आरपीएडी कर सकते हैं। क्लेम जो है प्रोवाइड किए जाएंगे आरपी को, क्रेडिटर पहुंचेगा सारी इंफॉर्मेशन लेके, क्या क्या किस तरीके से हुए, अगेन रेगुलेशंस में बाद में बताया जाएगा। सेक्शन 104, प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। अब आरपी क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा क्रेडिटर, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन आ गई, उसके पास सारे क्लेम्स आ गए, उस क्लेम्स के बेसिस पर एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। आरपी शैल प्रिपेयर द लिस्ट मेंशन इन विद इन 30 डेज। आरपी को 30 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन के अंदर अंदर आरपी जो है इस सेक्शन में 104 में एक लिस्ट ऑफ क्रेडिटर बनाएगा। अब आते हैं 105 में रीपेमेंट प्लान। अब डेटर जो है वो एक रीपेमेंट प्लान बनाएगा, किसके साथ कंसल्ट करेगा, आरपी के साथ कंसल्ट करेगा, रीपेमेंट प्लान और प्रपोजल सबमिट करेगा क्रेडिटर्स को। सो मे बी हो सकता है आरपी ने अगर डेटर ने अगर 20 लाख रुपए देने हैं तो 20 लाख रुपए डेटर के पास अभी है नहीं, तो कुछ ऐसा प्लान बनाए कि अलोंग विद इंटरेस्ट आफ्टर 2 years और विद इन 2 years ही विल मेक द रीपेमेंट ऑफ द डेट्स टू क्रेडिटर। सो आरपी, अगर आरपी को लगता है कि वो एज पर द कोड है और क्रेडिटर्स भी एट द सेम टाइम एग्री करते हैं, तो वो प्लान आगे चल के अप्रूव हो जाएगा। तो रीपेमेंट प्लान में ऑथराइज और रिक्वायर द आरपी टू कैरी ऑन द डेटर बिजनेस। तो जो रीपेमेंट प्लान बनेगा उस प्लान के पीरियड में जो डेटर का बिजनेस है वो आरपी चलाएगा, उसके बिहाफ पे रियलाइज करेगा कुछ अगर एसेट बेचने हैं, एडमिनिस्टर और डिस्पोज ऑफ एनी फंड्स, डेटर का सारा कंट्रोल जो है वो आरपी मैनेज करेगा उस पीरियड में। रीपेमेंट प्लान शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। सो जस्टिफिकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सच प्लान, रीपेमेंट प्लान, रीजंस किस बेसिस पे बनाया हुआ, क्रेडिटर एग्री करते हैं, और प्रोवाइड फॉर द फीस पेबल टू आरपी, आरपी की फीस भी इंक्लूड होगी, और अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड, जो बताए जाएंगे क्या मैटर्स होने चाहिए रीपेमेंट प्लान में। सेक्शन 106 में रिपोर्ट ऑफ आरपी ऑन रीपेमेंट प्लान। जो आरपी है एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा रीपेमेंट प्लान पे, उसको टाइम मिलेगा 21 डेज के अंदर अंदर। जब लास्ट डेट खत्म हो गई है क्लेम सबमिट करने की, तो पहले हमने 21 दिए, अनाउंसमेंट के बाद 21 डेज दिए क्लेम सबमिट करने के लिए क्रेडिटर्स को, और फिर जब लास्ट ड्यू डेट निकल गई उसके 21 डेज के अंदर अंदर आरपी जो है रीपेमेंट प्लान बनाएगा डेटर के साथ मिलकर, और रीपेमेंट प्लान जो है वो सबमिट करेगा, उसके ऊपर एक रिपोर्ट देगा डीआरटी के पास। जो रीपेमेंट प्लान होगा, रिपोर्ट जो सबमिट करेगा उसमें रीपेमेंट प्लान कंप्लाई करना चाहिए, ये चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि रीपेमेंट प्लान कंप्लाई करता है प्रोविजन ऑफ लॉ, एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। रीपेमेंट प्लान का है रीजनेबल प्रोस्पेक्ट फॉर बीइंग गेटिंग अप्रूव्ड बाय द डीआरटी। ऐसा नहीं हो कि प्लान सबमिट कर दे और डीआरटी रिजेक्ट कर दे उसको। तो अगर आरपी प्लान बनाता है तो वो चांसेस हाई हो कि वो डीआरटी अप्रूव कर देगा। और जो मीटिंग है सीओसी की, यहाँ पे मीटिंग की बात कही गई, अगर आरपी को लगता है कि मीटिंग की जरूरत नहीं है तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, और रीजन रिकॉर्ड करके ये भी कर सकता है, वेव ऑफ भी कर सकता है कि मीटिंग की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर बहुत कम है या क्रेडिटर एक ही है, हमने बात कर लिया, लेकिन उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि क्यों जरूरी नहीं है मीटिंग कॉल करना। लेकिन अगर वो मीटिंग कॉल करेगा तो मीटिंग उसको डेट टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा,
अगर उसको मीटिंग करनी है तो क्रेडिटर्स को बुलाना पड़ेगा और डेट टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और मीटिंग का जो नोटिस होगा वो 14 डेज और 28 डेज के अंदर अंदर, यानी मीटिंग जो हेल्ड होगी, ऊपर जो रिपोर्ट सबमिट करी उसमें 14 टू 28 डेज के अंदर अंदर उसको मीटिंग करनी है। आरपी जो कंसीडर करेगा कन्वीनियंस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ मीटिंग करनी है तो क्रेडिटर के वेन्यू पे या कोई ऐसा वेन्यू जो क्रेडिटर इजिली आ सके तो वो डिसाइड करेगा वेन्यू, क्योंकि कंसीडर करेगा मीटिंग क्रेडिटर के साथ करने के लिए। तो बैंक है अगर तो बैंक में जाके मीटिंग कर सकता है। सेक्शन 107 बात करता है समनिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। आरपी जो है एक नोटिस इशू करेगा मीटिंग का कि मीटिंग बुला रहे हैं, 14 दिन का नोटिस होगा, वो डेट फिक्स करने से पहले 14 दिन का नोटिस देगा, यानी 14 दिन का टाइम देगा। ऐसा नहीं कि आज मीटिंग का नोटिस दे रहा है और कल मीटिंग है, क्रेडिटर आ ही ना पाए, तो 14 दिन का टाइम देगा और मीटिंग का नोटिस भेजेगा सारे के सारे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को जो उसने ऊपर बनाई थी 104 में। जो नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस में आरपी लिखेगा कि किस डीआईटी के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है केस, रीपेमेंट प्लान और रिपोर्ट जहां पे उसने सबमिट करी है वो बताएगा मीटिंग में। और मीटिंग में कॉपी भेजेगा एक रीपेमेंट प्लान की, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डेटर, डेटर की बैलेंस शीट जो उसने बनाई होगी वो भी भेजेगा, और जो रिपोर्ट सबमिट करी हुई है वो भी भेजेगा। और प्रॉक्सी, अगर इनकेस कोई क्रेडिटर नहीं आ सकता तो प्रॉक्सी के लिए फॉर्म भी भेजेगा। प्रॉक्सी वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकती है और वो मैनर किस तरीके से होगा, क्योंकि सीआईआरपी में बताया गया, बोर्ड ने बताया है कि किस तरीके से वोटिंग होगी, तो यहां भी जब रेगुलेशंस बनेंगी तो बताया जाएगा कि किस तरीके से वोटिंग होगी। सेक्शन 108 में कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 109, 110 एंड 111। आगे 109, 10 और 11 अभी बात करते हैं हम उसके बारे में। तो इस तरीके से मीटिंग होगी। इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर द क्रेडिटर में डिसाइड, क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं रीपेमेंट प्लान को। तो क्रेडिटर को लगता है ठीक है तो वो अप्रूव कर देंगे, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है तो उसको मॉडिफाई कर देंगे, और अगर लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। अगर रीपेमेंट प्लान रिजेक्ट हो जाता है, इन दैट केस बैंक्रप्सी फाइल हो सकती है, बैंक्रप्सी में जाना पड़ेगा फिर क्रेडिटर को रिकवर करने के लिए। आरपी जो है वो इंश्योर करेगा कि अगर मॉडिफिकेशन जो सजेस्ट करी है क्रेडिटर ने, हो सकता है कि डेटर ने बोला हो कि मैं 2 इयर्स के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा सब क्रेडिटर्स की, लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, वो कहते हैं हमें 1.5 ईयर में ही चाहिए, तो उस केस में आरपी इंश्योर करेगा कि वो डेटर से भी कंसल्ट करे। ऐसा नहीं कि डेटर को नहीं बताएगा और मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे, तो डेटर से भी कंसल्ट करेगा। अगर डेटर अग्री करता है, अपनी कंसेंट देता है, तभी वो मॉडिफिकेशन होगा। आरपी में फॉर सफिशिएंट कॉज एडजर्न द मीटिंग, अगर आरपी को लगता है कि मीटिंग में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, हमारे को नेक्स्ट डेट लेनी है, तो वो मीटिंग को एडजर्न कर देता है, लेकिन उसमें 7 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 109 वोटिंग राइट्स इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर। अब बात करते हैं वोटिंग राइट। सो क्रेडिटर को वोट करने का राइट होगा हर मीटिंग में इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट प्लान और इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर असाइन टू हिम, जो भी वोटिंग शेयर उनको असाइन हुआ है उतना उतना वो वोट करेंगे। आरपी जो है वो डिटरमाइन करेगा वोटिंग शेयर बेस्ड अपॉन द, जो उसके पास लिस्ट आ जाती है उस लिस्ट के बेसिस पे वो वोटिंग शेयर डिसाइड करेगा, और ये किस तरीके से होगा ये अगेन बोर्ड बताएगा जब रेगुलेशन बनेगी। क्रेडिटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ फॉर एन अनलिक्विडेटेड अमाउंट। सो जो ऐसा अमाउंट जो कि अभी डिटरमाइन नहीं हुआ है कि वो पेबल है, तो उस केस में क्रेडिटर को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। क्रेडिटर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर इफ ही इज नॉट अ क्रेडिटर मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। ऐसा भी हो सकता है कि लिस्ट बन गई और उसके बाद क्रेडिटर ने अप्रोच किया आरपी को कि बॉस मेरा क्लेम्स भी इंक्लूड कर लो, तो जब तक लिस्ट अपडेट नहीं होगी तब तक क्रेडिटर को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। तो नेक्स्ट मीटिंग में जब लिस्ट अपडेट होगी तो उसके बाद ही ऐड किया जाएगा। और अगर एसोसिएट है डेटर का, डेटर से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो भी उसको वोटिंग नहीं दिया जाएगा, वोटिंग राइट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 110 राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान।
सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट एंड वोट। सिक्योर्ड क्रेडिटर को राइट देंगे हम, वो पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में और वोट डालेगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर डिसाइड करेगा कि उसको अपना फॉरफिट करना है राइट, जो उसका रीपेमेंट प्लान बना उसमें राइट अपना रिकवरी का फॉरफिट कर रहा है, तो उसके पास एनफोर्स करने का राइट होगा क्योंकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट उसने लोन दिया है उस प्रॉपर्टी को रियलाइज करके रिकवर कर सकता है। तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे रियलाइज कराना है या फॉरफिट करना है राइट टू एनफोर्स, तो वो फॉरफिट भी कर सकता है। रीपेमेंट प्लान जब बन रहा है वहां पे फॉरफिट कर सकता है। वे सिक्योर क्रेडिटर डज नॉट फॉरफिट, अगर वो फॉरफिट नहीं करता राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी, सो वो सबमिट करेगा एक एफिडेविट कि मैं अपना राइट फॉरफिट नहीं कर रहा और मैं रियलाइज करवाऊंगा, तो एक एफिडेविट देगा आरपी को कि जो राइट जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर का वो सिर्फ अनसिक्योर्ड पार्ट में होगा। अगर सपोज 100 जो हमारा है सिक्योर्ड डेट है और हमारी 80 रुपीज की कोलेटरल है, सिक्योर्ड एसेट 80 का है, तो इस केस में अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर चाहता है कि मैं फॉरफिट कर दूं राइट टू एनफोर्स, तो वो फॉरफिट कर देगा। अगर वो चाहता है कि मैं रियलाइज कर लूं तो वो 80 तो अपना एसेट बेच के रिकवर कर लेगा और जो बैलेंस 20 होगा 20 के केस में ही उसको यहाँ पे वोटिंग राइट मिलेगा रेजोल्यूशन प्लान के लिए। सो एस्टिमेट वैल्यू ऑफ अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द डेट, उसी के रिलेशन में उसको मिलेगा वोटिंग राइट। In case the secured creditor participate in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit, जहां पे उसने ये affidavit submit कर दिया कि मैं realize करूंगा, the secured and the unsecured part shall be treated as two separate debt। तो यहाँ पे हम 20 को एक debt मानेंगे, 80 को एक debt मानेंगे, तो 80 को realize कर लेगा तो 20 वाला debt ही उसका payable होगा। The concurrence of secured creditor shall be obtained if he does not participate in the voting on repayment plan, but provision of for the repayment plan affects his right to enforce security। So concurrence उससे approval लिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि secured creditor मीटिंग में participate ही ना करे, तो उससे approval भी लिया जाएगा कि उसने अपना right जो है forfeit करना है या अपना रियलाइज कराना है, तो उससे अप्रूवल ली जाएगी सिक्योर्ड क्रेडिटर से। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान। सो पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान क्या होगा, किस पीरियड में पेमेंट होगी। सो यहाँ पे ऑर्डर एक बार पास हो जाता है, रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो जाता है 114 में, डीआरटी इसको अप्रूव कर देती है, तो रीपेमेंट प्लान वहां से स्टार्ट होगा और एंड होगा जहां पे सारी पेमेंट हो जाती है। आरपी जो है एक फाइल कर देता है, एप्लीकेशन नोटिस दे देता है कि बॉस ये पूरा का पूरा एज पर रीपेमेंट प्लान पेमेंट हो गई है, या फिर इन केस कोई भी पार्टी डिफॉल्ट कर देती है तो डेटर ही डिफॉल्ट करेगा। डेटर डिफॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं देता, तो प्रीमेच्योर एंड हो जाता है, तो वहां पे रीपेमेंट प्लान खत्म हो जाएगा। सेक्शन 111 में बात की गई अप्रूवल ऑफ रीपेमेंट प्लान बाय क्रेडिटर। सो क्रेडिटर अब मीटिंग करेंगे, अगर उनको लगता है कि रीपेमेंट प्लान ठीक है या कुछ मॉडिफिकेशन के बाद 3/4 ऑफ द मेजोरिटी, अगेन यहाँ पे 75% चाहिए वोट शेयर क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स 75% वोट शेयर के साथ अप्रूव करेंगे कि रीपेमेंट प्लान ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 112 में रिपोर्ट जो है करेगा आरपी एक रिपोर्ट बनाएगा। आरपी शैल प्रिपेयर ए रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या होगा, वेदर रीपेमेंट प्लान वाज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड, रेजोल्यूशन व्हिच वर प्रपोज्ड एट द मीटिंग एंड द डिसीजन ऑन सच रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर हु वर प्रेजेंट और उनकी कंसेंट, किन्होंने फेवर में दिया वोट, किन्होंने अगेंस्ट दिया, और सच अदर इंफॉर्मेशन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फाइल करनी है आरपी को, वो कंपाइल करेगा अपनी रिपोर्ट। सेक्शन 113 में नोटिस ऑफ डिसीजन टेकन एट द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, जो क्रेडिटर की मीटिंग में जो भी डिसीजन दिए गए आरपी जो है वो कंपाइल करेगा और उसकी एक कॉपी देगा डेटर को, क्रेडिटर्स को और डीआरटी को। सो जो प्रेजेंट नहीं है क्रेडिटर उनको भी एक कॉपी पहुंचाएगा, मीटिंग्स के मिनट्स कह सकते हैं इसको। अब सेक्शन 114 में ऑर्डर पास करेगी डीआरटी रीपेमेंट प्लान के ऊपर। तो डीआरटी के पास राइट होगा अप्रूव करने का या रिजेक्ट करने का। जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, क्रेडिटर की मीटिंग हुई थी, आरपी में रिपोर्ट दी थी, उसके बेसिस पे आइदर अप्रूव और रिजेक्ट करेगी डीआरटी। अगर मीटिंग ही नहीं हुई थी, हमने ऊपर देखा था कि बिना मीटिंग के भी विद द रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग जो आरपी है वो अपनी रिपोर्ट दे सकता है। उस केस में अगर डीआरटी को लगता है कि
ठीक है तो डीआरटी ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिपोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, एडमिट कर सकती है। सो ऑर्डर जो होगा वो अप्रूविंग दी रेजोल्यूशन प्लान, डायरेक्शन भी हो सकता है उसमें, जो डीआरटी है कुछ और एडिशनल डायरेक्शंस भी दे सकती है डेटर को या आरपी को कि इस तरीके से प्लान को इंप्लीमेंट किया जाए। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि रीपेमेंट प्लान में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो आरपी को डायरेक्ट कर सकती है कि वो दोबारा से मीटिंग बुलाए क्रेडिटर्स की और रिकंसीडर करे प्लान को। सेक्शन 115 में इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब ऑर्डर पास हो गया है, यहाँ पे डीआरटी ने ऑर्डर दे दिया है, अब डीआरटी ने कहा अप्रूव कर दिया रीपेमेंट प्लान। अब जो रीपेमेंट प्लान अप्रूव हो गया वो बाइंडिंग होगा सभी के ऊपर, और जो क्योंकि ये डेटर ने ही प्रपोज करा था सभी क्रेडिटर और डेटर के ऊपर ये बाइंडिंग होगा, और जिसके ना कंप्लीट होने पर बैंक्रप्सी फाइल हो जाएगी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर रिजेक्ट कर देती है तो बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए परमिट कर देगी क्रेडिटर को कि क्रेडिटर जाओ तुम बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन लगाओ। लेकिन अगर एडमिट कर लेती है और एडमिट करने के बाद डिफॉल्ट करता है कोई भी पार्टी वेदर क्रेडिटर और डेटर, सो इस केस में फिर बैंक्रप्सी के लिए जा सकते हैं क्रेडिटर्स। और जो कॉपी होगी ऑर्डर की, ऑर्डर जो पास हुआ होगा वो बोर्ड को भी भेज दी जाएगी। सेक्शन 116 में इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ प्लान, जो आरपी है वो देखेगा सारा प्लान सही से सुपरवाइज करेगा कि पेमेंट हो रही है टाइमली, और आरपी में अप्लाई टू दी डीआरटी को डायरेक्शन, अगर उसको कुछ लगता है कि डीआरटी से कुछ आगे डायरेक्शन देंगे तो आरपी अप्लाई करेगा, डीआरटी से परमिशन लेगा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में इशू डायरेक्शन और डीआरटी जो है डायरेक्शन इशू कर सकती है। सेक्शन 117 में कंप्लीशन ऑफ रीपेमेंट प्लान, आरपी जो है 14 दिन का टाइम मिलेगा, जिस दिन सारी की सारी पेमेंट हो गई है आरपी 14 दिन के अंदर अंदर डीआरटी को इन्फॉर्म करेगा, नोटिस देगा कि बॉस ये प्लान जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, डेटर ने सारी पेमेंट कर दी है, और आरपी सारी की सारी रिसीट्स और पेमेंट की एक समरी बनाएगा और वो समरी फाइल करेगा, अप्रूव कराएगा क्रेडिटर से और फाइल करेगा डीआरटी के पास। फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि डेटर जो है एज पर रीपेमेंट प्लान जो है उसका पेमेंट कर ही ना पाए, या कुछ पेमेंट करी उसने 6 महीने साल भर, उसके बाद पूरी पेमेंट ना कर पाए और प्रीमेच्योर एंड हो जाए रीपेमेंट प्लान का। तो प्रीपेमेंट प्लान शैल डीम टू हैव कम टू द एंड प्रीमेच्योरली, अगर वो पेमेंट नहीं हुई, जो पर्सन बाउंड थे डेटर जो है या क्रेडिटर है वो कंप्लाई नहीं करता, और रीपेमेंट प्लान जो है एंड हो जाएगा उसका, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आरपी पहुंच जाएगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा जो भी रिसीट एंड पेमेंट्स हुई है, रीजन क्या थे प्रीमेच्योर एंड होने के, और क्रेडिटर जिनके क्लेम सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय आरपी, आरपी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी वो उसमें रिपोर्ट में देखेगा कि किन किन क्रेडिटर्स के पेमेंट नहीं हुई है। तो प्लान में जिनकी पेमेंट नहीं हुई है अगर वो सेटिस्फाई हो जाता बैंक्रप्सी की परमिशन दे देगा, कहेगा कि भाई बॉस ये वाले क्रेडिटर्स हैं, तुम जाके या डेटर खुद भी जाके बैंक्रप्सी की एप्लीकेशन लगा सकता है। और जो डीआरटी है वो कॉपी देगा अपने ऑर्डर की कॉपी अलोंग विद द आरपी की रिपोर्ट उन लोगों को जो बाउंड थे रेजोल्यूशन प्लान यानी डेटर और क्रेडिटर को कॉपी देगा, और डीआरटी कॉपी फॉरवर्ड करेगा जो उसने ऑर्डर पास किया है बोर्ड को भी देगा, यानी जो भी इंटरेस्टेड लोग थे उनको और बोर्ड को एक ऑर्डर की कॉपी अलोंग विद द आरपी की रिपोर्ट जहां पे प्लान प्रीमेच्योरली एंड हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 119 में डिस्चार्ज ऑर्डर पास होगा। अब प्लान जो है प्रीमेच्योर एंड हो गया तो डिस्चार्ज नहीं करा जाएगा, और अगर प्लान एज पर प्लान सारी पेमेंट हो गई है तो उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा डेटर को। सो ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट प्लान आरपी ने क्या करा था, सबमिट करी थी रिपोर्ट, अब वो अप्लाई करेगा डीआरटी के पास डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए, क्योंकि उसने रिपोर्ट सबमिट करी सारी पेमेंट हो गई है एज पर द प्लान, अब डेटर को छोड़ दो, डिस्चार्ज कर दो, तो वो डिस्चार्ज के लिए अप्लाई करेगा, और डीआरटी जो है मे पास सच डिस्चार्ज ऑर्डर। रीपेमेंट प्लान अगर अर्ली डिस्चार्ज की बात करता है तो पूरी पेमेंट होने से पहले भी डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स को 100 रुपीज देने थे और 90 दे दिए तो भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है अगर ऐसा प्लान में था तो,
और कंप्लीट होने के बाद तो ऑब्वियसली होगी रिपेमेंट प्लान के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल होगी। डिस्चार्ज ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू दी बोर्ड, बोर्ड के पास फॉरवर्ड कर देगा और अपने रिकॉर्ड्स अपडेट कर देगा बोर्ड। डिस्चार्ज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल नॉट डिस्चार्ज एनी अदर पर्सन, और किसी और पर्सन को नहीं। सपोज पार्टनर थे ए और बी और ए और बी दोनों का प्लान बना था, एक जॉइंट लायबिलिटी थी, फर्म के पार्टनर थे। अगर ए ने अपना एज पर द प्लान पेमेंट कर दी है तो उस लायबिलिटी के लिए बी को डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये इसी में लिखा कि उन लायबिलिटीज के लिए जिसके लिए हमने डिस्चार्ज ऑर्डर दिया किसी और को डिस्चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ ए को ही करेंगे। सेक्शन 120 में स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, आरपी जो है वो फंक्शंस और ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करेगा इन कंप्लायंस विद द कोड। फ्रेंड्स, यहां हमारा खत्म होता है चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 3, जहां हमने बात करी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। सो इन केस इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं हो पाती, इंसॉल्वेंसी कब रिजॉल्व नहीं होगी, जब कोई ऐसा रीपेमेंट प्लान नहीं बनेगा जो क्रेडिटर एग्री करे, या रीपेमेंट प्लान बना और अप्रूव हो गया और उसके बाद डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, डेटर ने उसको कंप्लीट नहीं किया। तो दोनों ही सिनेरियो में क्रेडिटर्स या डेटर खुद भी पहुंच सकता है डीआईटी के पास along with his bankruptcy application। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैंक्रप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।